हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस द्वारा प्रीवियस ईयर में फिजिक्स के पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके 11th और 12th क्लासेस के हैं, ठीक है। 9th और 10th के क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हेड कांस्टेबल में आपका सिर्फ 11th और 12th का है, जबकि लैब असिस्टेंट में आपका 9th का भी और 10th का भी 11th और 12th चारों क्लासेस के हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने 11th और 12th का लिया है, ठीक है। और ये इस सीरीज की 5th वीडियो है। आपने यदि इससे पहले की 4 वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो हेड कांस्टेबल और लैब असिस्टेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस ने पूछे हैं, तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद इट एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला दैट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 0.045 जूल। बोला गया है कि एक बार मैग्नेट यानी दंड चुंबक है जिसे 0.25 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, 0.045 जूल का टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमसे पूछा गया इस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। तो यदि आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है चुंबकीय क्षेत्र में, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, T इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है। चुंबकत्व वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो आपको ये पता ही होगा। जहाँ पर टी क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। एम क्या होता है हमारा, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। बी क्या होता है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। और थीटा क्या है, जितने डिग्री पे उसको रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो हमें देखिए बी दे रखा है, टी दे रखा है और थीटा भी दिया हुआ है, हमें एम निकालना है, ठीक है। सारी वैल्यू हमें दे ही रखी है, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। देखिए ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए बी की वैल्यू हमें दे रखा है 0.25 टेस्ला और टॉर्क हमें कितना दे रखा है, 0.045 जूल दे रखा है, ठीक है। इसको मैं इतना भी लिख सकता हूँ, इसमें से मैंने क्या किया 10⁻⁻² बाहर निकाल लिया, या फिर इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। ऐसे निकालने से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी पड़ जाएगी, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता ही है कि टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है। ओके, हमें वैल्यू चाहिए एम की, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो क्या आएगा, एम की वैल्यू क्या आएगी, टी बाई बी साइन थीटा। ओके, टी की वैल्यू हमें पता है 4.5 इंटू 10⁻², ठीक है, यहाँ रखेंगे। बी की वैल्यू पता है हमें कितना है, 0.25, ओके। और थीटा की वैल्यू हमें 30 पता है, साइन थीटा की जगह 30 रखेंगे तो कितना आएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है, 1/2। सारी वैल्यू को इस पर रखेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 0.36 जूल पर टेस्ला, ठीक है। और कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी एग्जाम में भी, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.36 जूल पर टेस्ला, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ टू 10⁷ ओम मीटर आर कॉल्ड, ठीक है। वे ठोस, ठीक है, जिनकी चालकता कितनी 10⁴ से 10⁷ ओम मीटर है, क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों का पता होना चाहिए, चालक का, कुचालक का और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का। मैं तीनों का बता देता हूँ आपको। देखिए ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इंसुलेटर का कितना होता है, कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, चालकता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चालकता कितनी होती है इंसुलेटर यानी कि कुचालक की, 10⁻10 से लेकर 10⁻18 तक होती है, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, ठीक है, 1-2 10⁻⁻, थोड़ा इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसके आसपास ही मिलेगी आपको वैल्यू आपके ऑप्शन में। ओके, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की कितनी होती है, 10⁻2 से लेकर 10⁻6 तक। और कंडक्टर यानी चालक की कितनी होती है, 10⁻2 से लेकर 10⁻6 तक, ठीक है। प्लस में, इधर प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ठीक है। हमसे बोला था 10⁻4 से लेकर 10⁻7 तक, तो ऊपर घात क्या है, प्लस में, तो ये किसकी होगी, चालक की होगी। हमने चालक का कितना पढ़ा, 10⁻2 से लेकर 10⁻6, तो मैंने ये बोला कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्लोज होगा। ओके, तो ये किसकी होती है, चालक की होती है, यानी कंडक्टर की होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर चालक का पूछा गया है तो हो सकता है कि सेमीकंडक्टर का पूछा जाए या फिर इंसुलेटर का पूछा जाए, ठीक है। तो तीनों का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एज पर टॉरिसोली लॉ हाउ इज द फ्लूक्स स्पीड रिलेटेड टू द हाइट ऑफ द कॉलम अबव द एग्जिट होल। बोला गया क्वेश्चन में कि जो ये होल है इससे पानी निकल रहा है ना, पानी मतलब फ्लूइड निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, तो इस फ्लूइड का कोई वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी और ये होल से जो ऊपर की ऊंचाई है, मतलब जितना द्रव है उतने तक की ऊंचाई, उससे कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो टॉरिसोली लॉ, बर्नौली लॉ, ये दोनों मैंने आपको मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में अच्छे से बताया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखिए
उसने बोला कि ये जो इसकी वेलोसिटी है वो कैसे संबंधित होती है, तो जो ये होल है, होल से इस जो फ्लूइड की हाइट है, जैसे कि ये h माना हमने, इस होल से इस फ्लूइड तक की हाइट क्या है, h है। तो ये जो वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस हाइट के स्क्वायर रूट के, ठीक है, इसके हाइट के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट, यही सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके हाइट के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है, वर्क डन क्या है, जीरो है। व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, वर्क डन कब जीरो होता है, मतलब कि ऐसा पूछा गया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल रखें कि वर्क डन जीरो हो जाए। तो इजी क्वेश्चन है, डब्ल्यू इजक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा बताया आपको मैंने, वेक्टर वाले चैप्टर में भी बताया था, ठीक। एफ और एस, यानी एस का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और ये थीटा का इन दोनों के बीच का एंगल। तो यही बोला गया कि वर्क डन को हमें जीरो बनाना है, तो इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री पे जीरो होती है। तो थीटा की जगह अगर मैं 90 पुट कर दूं तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये पूरा जीरो होगा, और जीरो की इंटू किसी से भी करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यही पूछा, एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस इन रेफ्रिजरेटर कॉज कूलिंग ऑन एक्सपेंशन बिकॉज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो गैस होता है ना उसके विस्तार के कारण शीतलन होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, वर्क डन बाय द गैस इज कन्वर्टेड इनटू हीट, जो वर्क डन होता है गैस के द्वारा वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट में। ऑप्शन नंबर दो कि द हीट इज स्प्रेड ओवर द लार्ज स्पेस। ऑप्शन नंबर थ्री है हीट ऑफ द गैस इज लॉस्ट एज वर्क इज डन बाय द गैस, जैसे जैसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है गैस की ऊष्मा समाप्त होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि काम होगा तो वहाँ पे एनर्जी लॉस्ट होना है। लॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसकी फॉर्म चेंज होगी दूसरी वाली फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है, कार्य किस में चेंज होता है, ऊष्मा में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होता है कि हीट ऑफ द गैस इज लॉस्ट, जो गैस की हीट है वो लॉस्ट होती है जैसे जैसे कार्य किया जाता है गैस के द्वारा, ठीक है। जैसे जैसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है गैस की ऊष्मा समाप्त होती है, क्यों, क्योंकि कार्य करने पे क्या होगा, हीट लॉस होगा, ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और इसी की वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है फ्रिज के अंदर, ठीक है। एंट्रोपी एंट्रोपी ये दोनों बता रखा है मैंने आपको अच्छे से, तो वो देख सकते हो आप, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेटर ऑफ अर्थ वायर दैट इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर हाउस होल्ड, घरों के पास गहरे भूतल में धातु की प्लेट से जुड़े भू तार के विद्युत रोधन इंसुलेटर का रंग कैसा होता है। जिस तार से हम ग्राउंड करते हैं ना, उस तार का कलर क्या होता है, बताया हुआ मैंने आपको, रेड, ब्लैक और ग्रीन, तीन प्रकार के कलर होते हैं, ठीक है, वायरिंग करते हैं। तो जो लाल रंग की तार होती है वो क्या होती है, लाइव वायर होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं या फिर चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, इसी से करंट लगता है। ब्लैक क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ब्लैक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो ग्रीन होता है, ग्रीन क्या होता है, ग्राउंड करने के लिए होता है, जो एक्सेस चार्ज होगा वो सीधे धरती में चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी, इसलिए होता है ग्रीन, ठीक है। तो यही पूछा गया कि ग्राउंड करने के लिए कौन से कलर की तार का यूज करते हैं हम, तो ग्रीन कलर का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। और पूछा जाए कि चार्ज किस में फ्लो होता है, तो रेड में, न्यूट्रल कौन सा होता है, ब्लैक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट इज फाउंड टू बीट 75 टाइम इन अ मिनट ऑन अ एवरेज, उस मानव हृदय की आवृत्ति पूछी गई, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है जो एक मिनट में 75 बार धड़कता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है हमें, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक मिनट में 75 बार धड़कता है, ठीक है, यानी कि 75 बार धड़कता है एक मिनट में, बस निकल जाएगा। एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 75 बार, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, इसको काटो इससे, ये कटेगा आपका 25 बार में और ये कटेगा 12 पंजे 60, ठीक है, 12 बार में, 12 से काटते हैं इसको, 12 कम 12, ठीक है, बचा 2, 12 दूनी 24 बचा 6, 12 पंजे 60, 1.25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, तो 1.25 हर्ट्ज ये आ गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस पे क्वेश्चन आ गया आपका, LCR चैप्टर पढ़ा होगा आपने 12th में, उससे क्वेश्चन आ रहा है, देखिए व्हाट इज द इम्पिडेंस ऑफ अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरड कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट के वोल्टेज से और 50 हर्ट्ज AC सोर्स से, ठीक है। इम्पिडेंस पूछा गया Z, ठीक है। और सबसे पहले तो सर्किट देखते हैं, सर्किट कौन सा है, इसमें देखिए क्या क्या जुड़ा है, एक तो रेजिस्टेंस जुड़ा है और एक कैपेसिटर जुड़ा है, तो कौन सा सर्किट है, RC सर्किट। RC सर्किट में इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है R² प्लस XC², ये होता है
और जहाँ पे एक्स की भी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है 2πfc, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं हम 2πfc, ठीक है। अब देखिए आर हमें दे रखा है, सी भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, बस इस फॉर्मूले में रखना है, कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेन यहाँ पे यही है कैलकुलेशन की, अंडर रूट के अंदर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम बचेगा एग्जाम हॉल में, तब आप इसको वैसे तो इसको आप लास्ट में करना है, सारे क्वेश्चन कर लोगे थ्योरेटिकल वाले, तब इसको न्यूमेरिकल को हमेशा लास्ट में ही सॉल्व करना है। वरना अगर ऐसा होता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट निकल गए या 10 मिनट निकल गए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को हमेशा लास्ट में करना है, और इसको लास्ट में करना सॉल्व। और अगर आपको लगे कि हाँ नहीं हो रहा है सॉल्व तो छोड़ देना, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर रखा है मैंने यहाँ पे, देखिए हमें आर दे रखा था 200 ओम, ठीक है, और सी दे रखा था कितना 15 माइक्रोफेरेड, माइक्रो में दे रखा है, इसको फेरेड में करते कितने से करेंगे इंटू 10⁻⁻6 से, ठीक है। अब देखिए और वोल्ट कितना दे रखा है हमें, विभव कितना दे रखा है 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ओके। अब देखिए जैसे मैंने बोला इंपीडेंस का फॉर्मूला कितना है √r² प्लस x², एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम 2πfc, ठीक है। सारी वैल्यू रखते हैं, आर की जगह 200 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 तो 2 हो गया, पाई की जगह 1.34, एफ उसने दे रखा था 50 हर्ट्ज, सी हमने अभी निकाला 15 × -6, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन में, अगर आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो अच्छा है, ठीक है। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 291.5 ओम, ठीक है, 291.5 ओम, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो कैलकुलेशन ही है इसमें, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला आता है आपको, डायरेक्ट उसमें वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन करना है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे कमांड कर लेना, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर याद कर लेना थोड़े बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक फॉर्म। अगर हम सिलिकॉन को डोप करेंगे आर्सेनिक के साथ, ठीक है, मतलब आर्सेनिक मिलाया हमने सिलिकॉन में, तो क्या होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम की कितनी होती है संयोजकता, 4 होती है, ठीक है। बता के थक गया मैं आपको, ठीक है। आर्सेनिक का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये क्या होता है पेंटावेलेंट, यानी इसकी कितनी होती है संयोजकता 5 होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब इसमें डोप करेंगे तो ये जो इसके 4 चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, ये इससे तो 4 ले लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाएगा, फ्री बच जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा पूरे अर्धचालक में। अब एक इलेक्ट्रॉन के फ्री हो जाने से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है ना, नेगेटिव हो गया, इसलिए बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा बनाएगा ये, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब यदि हम ये 4 था सिलिकॉन ही था, इसमें अगर हम बोरोन मिलाते जिसकी संयोजकता कितनी होती है 3 होती है, तब क्या करता है, इसको तो चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन 4, पर ये देगा 3, तो एक होल बच जाएगा इसमें। होल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये बनता है पी टाइप, ओके। तो एन टाइप पी टाइप ईजी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज द टोटल इम्पल्स ऑन द बॉडीज आर। अभी तक हम कोलिजन के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, यू के SSC पूछ रहा है, तो यू के SSC कोलिजन को बहुत अच्छा मानता है शायद, इसलिए बार बार पूछता है क्वेश्चन। कोलिजन में आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है, इसमें अब इम्पल्स की बात हो गई है, टोटल इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इंटू डेल टी होता है इम्पल्स। छोटे समय के लिए लगाए गए बल को इम्पल्स बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। उसने बोला कि इन कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज, जब 2 बॉडी की टक्कर होती है तो टोटल इम्पल्स क्या होगा, जो बॉडी के दोनों इम्पल्स हैं वो उनका क्या होगा। ऑप्शन बोल रहा है इक्वल एंड सेम डायरेक्शन, ऑप्शन बी बोल रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन सी बोल रहा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, और डी बोल रहा है इक्वल एंड सेम डायरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 2 बॉडी टकराते हैं, कोलिजन होता है उनके बीच में, तो इम्पल्स का क्या होता है, तो इम्पल्स हमेशा विपरीत दिशा में, इसका इम्पल्स इस साइड लगेगा, इसका इम्पल्स इस साइड लगेगा, यानी दोनों के इम्पल्स की दिशा क्या है, अपोजिट है, लेकिन दोनों का इम्पल्स क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इम्पल्स तो बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में, ये इधर की साइड इम्पल्स लगाएगा, ये इधर की साइड इम्पल्स लगाएगा, ठीक है। तो अपोजिट साइड लगेंगे, लेकिन जो इम्पल्स होंगे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, इक्वल होंगे इम्पल्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। इम्पल्स का याद रखना है, मोमेंटम नहीं पूछा गया यहाँ पे, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। सही चीज चुनना। अच्छा, इम्पल्स का फॉर्मूला पूछ लिया गया, तो अब अभी मैंने आपको इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बताया, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। छोटे से समय के लिए लगाए गए बल को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है, छोटे से समय के लिए। तो कहाँ पे ये, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, छोटी सी अवधि के लिए लगाते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस दे रखा है इतना और इसके ऊपर चार्ज कितना है इतना, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। ठीक, बोला गया है कि एक कोई गोलाकार चालक है, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर पूछा गया है ना, इनसाइड, हाँ, उस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यदि उसकी त्रिज्या इतनी है और जो आवेश उसके ऊपर वितरित है इतने हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा पार्ट है वो तो अपलोड हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर वो अपलोड हो जाएगा तो ये सारे आपके दुख दर्द सही हो जाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने ये सब बताना था, गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा पहले, सबसे पहले अब उस पार्ट को अपलोड कर दूं, पार्ट सेकंड अपलोड हो जाएगी तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर यूके ट्रिपल एससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है इस चैप्टर को। यहाँ से आपको दिख रहे होंगे कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन है स्फेरिकल कंडक्टर, इसके ऊपर चार्ज रहता है, इसके ऊपर चार्ज समान रूप से वितरित है, उसने इसके अंदर पूछा है। ठीक है, अब इसने अंदर पूछा, चार्ज इसके ऊपर रहता है, इसके अंदर नहीं रहता है। जब इसके अंदर चार्ज है नहीं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है नहीं इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ से, नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। ठीक है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन था। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जीरो, अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर वो सतह पे पूछता कि सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप फॉर्मूला लगा देते इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q/r²। आर उसने दे रखा था ये, और क्यू भी उसने दे रखा ये, बस इसको यहाँ पे वैल्यू रखना था, आपका आंसर आ जाता। सतह पर अगर पूछता और अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा अंदर, वो भी जीरो होगा, क्योंकि वो चार्ज तो ही नहीं, तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज न्यूट्रल इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सी किरण प्रकृति उदासीन होती है। तो यदि आप मेरी वीडियो को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको मैंने कई बार बता दिया है कि अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा क्या होती है, पॉजिटिव, बीटा क्या होता है, नेगेटिव, और गामा क्या होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हमसे पूछा है कि उदासीन यानी न्यूट्रल, तो क्या होता है, गामा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गैसीय आयतन नियम प्रस्तावित किया था, किसने दिया था गैसीय आयतन, तो मैंने आपको सारे करवा रखे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो, ठीक है, गै-लुसैक का नियम, सारे जितने भी होते हैं, जितने प्रकार के गैस के नियम है सब करवा रखा। उस पर एक सेपरेट वीडियो भी दी थी मैंने आपको, छोटी सी वीडियो 5-6 मिनट की, वो भी दी थी, अगर आप उसे भी देख लोगे तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए बोला गया है कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो ये किसने दिया था, गैस के आयतन संबंधित नियम किसने दिया था, गै-लुसैक ने दिया था। ठीक है, बता रखा मैंने आपको, गै-लुसैक ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल इन मैकेनिज्म रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल्स इज, यांत्रिकी में एक कण का संतुलन उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कण पर शुद्ध बाह्य बल कितना हो, इन्फिनिटी 0, 1, 6। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, है ना, स्थिर हो जाते हैं, मूवमेंट करना बंद हो जाते हैं। मूवमेंट नहीं कर रहे यानी उनके ऊपर कोई बल ही नहीं लग रहा, अगर बल लगता तो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यानी उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तभी तो वो साम्य अवस्था में अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं करे। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि जो उसके पार्टिकल्स है उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो मूवमेंट नहीं हो रही, स्थिर है, इसका मतलब उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी जीरो। ठीक है, जीरो इसका करेक्ट होगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा उसके पार्टिकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पॉइंट एट विच एन आइडियल लीवर, ठीक है, लीवर के बारे में हमने पहली वीडियो में शायद डिस्कस किया था। ठीक है, अ लाइट रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास पिवोटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ, ठीक है, नोन एज, हम जो लीवर को जिस बिंदु से उसको टिका के रखते हैं ना, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको लीवर बताया था, ठीक है, उसमें क्या बताया था मैंने कि यहाँ जहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे टिका हुआ है ना, यही पूछा गया कि व्हाट इज द पॉइंट एट विच एन आइडियल लीवर पिवोटेड, जहाँ पे ये मतलब इधर एफर्ट डालते थे और इधर वस्तु को रखते थे जिसको हमें उठाना है, अभी जो करना है। ठीक है, तो ये बोलता था लीवर, ठीक है, आइडियल लीवर। तो ये पूछा गया जिस पॉइंट पे हमने इसको टिका रखा है, जहाँ से ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये नीचे हो जाएगा, इस टाइप का, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। इस पॉइंट को क्या बोला था हमने, इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, फुलक्रम बोला था, ठीक है, आलम्बु बोला था, ठीक है, अपनी समान लंबाई के बराबर होती है, ठीक है, इसको क्या बोला था, फुलक्रम बोला था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। और ऐसे भी अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो ऑप्शन एलिमिनेशन जो ट्रिक है उसे अपनाते हैं। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं हम,
ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कैपेसिटेंस, लीवर में धारिता की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे कट गया। ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम, मोमेंटम की भी कोई जरूरत नहीं, इसे भी ये भी काट दो। ऑप्शन नंबर सी प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की भी क्या जरूरत है। तो देखिए कितने बेकार बेकार ऑप्शन देता है यूके ट्रिपल एस सी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जरूर यूज करना, ठीक है। अगर आप 50-50 श्योर हो या फिर आपको आता ही नहीं बिल्कुल भी, फिर भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शंस को पढ़ना, हो सकता है कि आपसे हो जाए वो क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल बकवास देता है यूके ट्रिपल एस सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, फुलक्रम, आलम्ब बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ 1 वाट। 1 वाट की वैल्यू कौन सही से वर्णित करता है। देखिए 1 वाट, वाट किसकी वैल्यू होती है, पावर की होती है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला लगेगा नीचे। पावर के फॉर्मूले मैंने आपको कई सारे बता रखे, जैसे VI/VIT, ठीक है, I²RT, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, यहाँ से हम V और I के वैल्यू को चेंज करते रहेंगे ओम्स लॉ से, ठीक है। तो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, P=VI, ठीक है। V का क्या होता है, वोल्ट, I का क्या होता है, एम्पियर। तो ये क्या बन गया यहाँ से, पावर, यानी कि ये पावर का क्या होता है, वाट। तो ठीक है, वाट रख देते हैं, वाट = और ये था हमारा वोल्ट इंटू एम्पियर। तो ये बन गया। और 1 वाट का पूछा है तो एक एक रख देंगे सब जगह, एक एक। तो 1 वाट = 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी, 1 वाट = 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। P=VI वाला फॉर्मूला लगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दाब प्रवणता बल क्या है, ठीक है। दाब प्रवणता बल शायद मैंने आपको बताया। देखिए पहला ऑप्शन है कि फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर बी है फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर सी है फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द सीजनल चेंज। ऑप्शन नंबर डी है फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द विंड सर्कुलेशन। तो फिर से अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करें, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ। देखिए ऑप्शन नंबर ए है फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का क्या संबंध है, कोई संबंध है, मुझे नहीं लगता होगा, तो इसे काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर। अब देखिए एक चीज यहाँ पे भी प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पे भी प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द सीजनल चेंज। मौसम के चेंज होने से कोई प्रेशर वैसर लगेगा क्या, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी है फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द विंड सर्कुलेशन। वायु के परिसंचरण के कारण तो कोरियोलिस बल लगता है ना, कोरियोलिस बल लगता है, प्रेशर ग्रेडियंट थोड़ी ना लगता है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आपको जरूर यूज करना है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट। दाब प्रवणता में जो अंतर होता है उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता बल बोलते हैं। दाब में जो अंतर है, अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दो क्षेत्र है, यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ पे है लो प्रेशर, ठीक है। तो देखिए दाब में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। देखो इस अंतर के कारण जो बल लगेगा उसे बोलेंगे हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और इसकी दिशा किधर की साइड होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी दिशा किधर होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की दिशा होती है ये होती है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उसकी दिशा किधर होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज वन मूव्स डाउन बिलो द अर्थ सरफेस टुवर्ड द कोर व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम पृथ्वी सतह से पृथ्वी के कोर यानी केंद्र की तरफ बढ़ते हैं नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस होंगे। तो मैंने आपको कई बार बोल दिया, ये अर्थ सरफेस से नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ, स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा घटेगी, ठीक है। तो ये स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। कंडीशन में हमें बोला जा रहा है कि नीचे जा रहे हैं कोर की तरफ, तभी भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डिक्रीज होगी। और जब हम कोर पे पहुंच जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच जाएंगे तब जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर अ स्टीम लाइन फ्लूइड फ्लो द सम ऑफ द प्रेशर द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। किसका नियम है, बर्नौली का, ठीक है। बता रखा मैंने आपको, बर्नौली का नियम है। क्या बोला है बर्नौली ने, सरल रेखीय प्रवाह में किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर द्रव की प्रेशर एनर्जी P, उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ½ mv² और उसकी पोटेंशियल है ρgh, इनका सम क्या होता है, इनका सम कांस्टेंट होता है, ठीक है, इनका सम कांस्टेंट होता है। ये किसने बोला था, बर्नौली ने बोला था, ये बर्नौली का थ्योरम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। P फॉर प्रेशर ½ ρv², ठीक है। ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी,
रो जी एच, ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये किसने बोला है, बर्नौली ने बोला, ठीक है, बर्नौली थ्योरम। ठीक है, बर्नौली और टॉर्सौली ये देख के जाना, वो वाले चैप्टर जरूर देख लेना, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स, उससे आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ओके, तो थैंक यू गाइज, आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को ही रखते हैं। ओके, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।